हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल चौहान फ्रॉम अवंती। एंड आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाला हूं, एंड दैट इज गोइंग टू बी द चेकलिस्ट। आप सभी अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि साइंस में कुछ चैप्टर्स हमारे डिलीट हो गए हैं और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से कुछ सब टॉपिक्स डिलीट हो गए हैं। ऐसे में मुझे कैसे पता चले कि जो टॉपिक मैंने पढ़ लिया है, क्या उसके सारे सब टॉपिक्स मैंने अच्छे से रिवाइज किए हैं, कोई सब टॉपिक छूट तो नहीं गया है मेरे बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। ये सारी चीजें क्रॉस चेक करने के लिए आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि साइंस के पहले चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की चेकलिस्ट। तो इसको शुरू करते हैं बच्चों, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो मैं यहाँ पे आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम इसको देखते हैं कि इसमें कौन से सब टॉपिक्स हैं जिनकी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। ना कि सिर्फ सब टॉपिक्स जिनकी तरफ ध्यान देना जरूरी है, बल्कि मैं कुछ एक्स्ट्रा हिंट्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे अपने एग्जाम्स में करते हैं, वो सारी चीजें भी मैं आपके साथ आज की इस स्लाइड में शेयर करूंगा। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं चेकलिस्ट में कौन से टॉपिक्स आते हैं। सबसे पहला टॉपिक तो बच्चों इस चैप्टर का है कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होते हैं, उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहे। वो हमने 7th 8th में भी पढ़ा था, लेकिन 9th में भी उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन है, तो बेसिक डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ऑब्वियस सी बात है, केमिकल चेंज से बनने वाली इक्वेशन इज ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना भी उतना ही जरूरी है जितना केमिकल इक्वेशन को समझना जरूरी है। अगर आपको बैलेंसिंग नहीं है आती है ठीक से, तो केमिकल इक्वेशन वाला जो पहला सब टॉपिक है वो भी अनक्लियर ही माना जाएगा। तो बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि हम बार बार प्रैक्टिस करके बैलेंसिंग तो सीख लेते हैं, नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस करना सीख लेते हैं, फिर भी हमारे मार्क्स कटते हैं। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि बहुत से केमिकल रिएक्शंस में बहुत बार बच्चे ऐसा करते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और बैलेंसिंग कर देते हैं, लेकिन फिजिकल स्टेट लिखना भूल जाते हैं। जी हाँ बच्चों, फिजिकल स्टेट मतलब आपका सब्सटेंस सॉलिड में प्रेजेंट है, लिक्विड में प्रेजेंट है, या गैस में प्रेजेंट है, या एक्वस स्टेज में प्रेजेंट है। किस स्टेज में प्रेजेंट है वो लिखना भूल जाते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, बैलेंसिंग इक्वेशन में वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बैलेंसिंग में स्टेट्स लिखना बहुत जरूरी है, तो इसको मत भूलिएगा। देन द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कौन कौन से टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो बहुत जरूरी है समझना। यहाँ पे मैंने हर एक रिएक्शन का एक एक एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए मेंशन किया है। आप लोगों को भी बच्चों इस चीज का पूरा ध्यान रखना है कि कोई भी रिएक्शन का डेफिनेशन ध्यान में रखते रखते उसका एक एक एग्जाम्पल भी प्लीज ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि अगर आपसे पूछ ले तो आप उस एग्जाम्पल को मेंशन कर सकते हैं, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट उस टाइम नहीं होगा। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है मैं जल्दी से बता देता हूं। दो रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं और एक प्रोडक्ट मिल रहा है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? एक रिएक्टेंट टूट के एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है, दैट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल्स दोनों के दिए हुए हैं, जैसे आप कॉम्बिनेशन में देख पा रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर कंबाइन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। सिमिलरली आपका एक आयरन सल्फेट टूट करके आयरन का ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहे हैं। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो है जिसमें एक एंटिटी दूसरी एंटिटी को डिस्प्लेस करती है। जैसे कि आप एग्जांपल में देख पा रहे हैं, आयरन ने कॉपर को कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस कर दिया है, जिसकी वजह से आपको मिल रहा है आयरन का सल्फेट और कॉपर एज अ सॉलिड। डबल डिस्प्लेसमेंट भी उसी तरीके से एक रिएक्शन टाइप है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है बेटा, दो आयंस या दो एंटिटीज में कहूं, वो आपस में एक दूसरे की पोजीशन एक्सचेंज कर लेती है। तो पहली एंटिटी दूसरी एंटिटी की पोजीशन ले लेती है, आयनिक पोजीशन, और दूसरी एंटिटी पहली एंटिटी की आयनिक पोजीशन ले लेती है। क्लासिकल एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी का इज बिटवीन सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, तो सोडियम और बेरियम अपनी अपनी पोजीशंस इंटरचेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमको मिलता है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो डबल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं भूलना है। इसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि बेटा जी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होगा बेटा, ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें आपको एक सॉलिड मिल जाए, एक सॉलिड कम से कम आपको ऑब्जर्व हो जाए, ऐसे किसी भी रिएक्शन को मैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का ही रिएक्शन उठा रहा हूं मैं, जो मैंने ऊपर लिखा था। क्यों उठाया वो रिएक्शन? क्योंकि उस रिएक्शन में बेरियम सल्फेट मुझे ऑब्जर्व हुआ था, जो कि एक सॉलिड है। दैट्स व्हाई आप डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन एग्जांपल भी प्रेसिपिटेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं।
जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बेरियम सल्फेट एक सॉलिड है। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट। इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सों में से ये एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन याद रखना चाहिए, रिडक्शन का डेफिनेशन ठीक उसके उल्टा हो जाता है। सिमिलरली आपको पता होना चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या सेम है या अलग अलग है, तो ये चीज पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने जिंक ऑक्साइड लिया हुआ है, उसे कार्बन के साथ रिएक्ट किए, जिसकी वजह से हमें मिला है जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपसे पूछा जा सकता है किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। तो आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन लूज कर दिया है, तो उसका रिडक्शन हुआ है। जबकि कार्बन ने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते वक्त ऑक्सीजन गेन किया, तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो याद रखिएगा रिएक्शन में जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, और रिएक्शन में जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। बस इतनी सी बात अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमारे मार्क्स कटने की पॉसिबिलिटी नहीं बचेगी। एट लास्ट एक छोटा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है, दैट इज कोरोजन। कोरोजन क्या होती है, उसे कैसे प्रिवेंट किया जाता है, ये आप थ्योरेटिकल पोर्शन में जरूर पढ़िएगा। और रैंसिडिटी इज द लास्ट छोटा सा हिस्सा, उसको भी देख के जरूर जाइएगा। रैंसिडिटी को रोकने में कौन मदद करता है, ये जरूर समझ के जाइएगा, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप और मैं सभी जानते हैं नाइट्रोजन गैस इज द इनर्ट गैस जो रैंसिडिटी रोकने में मदद करती है। तो बच्चों इतने से ही टॉपिक्स हैं आपके चैप्टर 1 में। अगर आपके ये सारे टॉपिक्स हो चुके हैं प्रिपेयर, तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकते हैं अगले चैप्टर की तरफ। एंड अगर आपका इसमें से कोई सब टॉपिक रिवाइज नहीं हुआ है, तो मैं आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको जल्द से जल्द रिवाइज करना शुरू कर दें। दैट्स इट फॉर टुडे, एंड मैं आपसे मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।